सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बारे में। उत्तर पथ और दक्षिण पथ की कहानी क्या है? देखो, एंशंट इंडिया के अंदर दो बड़े फेमस ट्रेड रूट्स देखने को मिलते हैं। एक को बुलाया जाता था उत्तर पथ और दूसरे को बुलाया जाता था दक्षिण पथ। ये जो उत्तर पथ है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता था और वहीं से इसका नाम पड़ा उत्तर पथ। ये जो उत्तर पथ है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता था और ये जो दक्षिण पथ है, ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखने को मिलता था और वहीं से इसका नाम पड़ा दक्षिण पथ। ये जो दक्षिण पथ है, ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखने को मिलता था। सवाल आता है कि ये जो उत्तर पथ है और ये जो दक्षिण पथ है, ये किन किन जगहों से पास होते थे। अगर बात करें उत्तर पथ के बारे में, तो ये जो उत्तर पथ है, ये शुरू होता था गांधार से। कहां से शुरू होता था? गांधार से शुरू होता था। गांधार प्रेजेंट डे खांदार वाले रीजन में अफगानिस्तान में देखने को मिलता था। गांधार से शुरू होता था उत्तर पथ और गांधार से शुरू होने के बाद ये जो उत्तर पथ है, ये तक्षशिला से होते हुए लाहौर तक जाता था, दिल्ली तक जाता था और प्रयाग तक जाता था और फिर प्रयाग से होते हुए ये जो उत्तर पथ है, ये वाराणसी तक जाता था, नालंदा तक जाता था, पाटलिपुत्र तक जाता था और फिर पाटलिपुत्र से होते हुए ये जो उत्तर पथ है, ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में जाके खत्म हो जाता था। ये जो उत्तर पथ है, ये कहाँ से शुरू होता था? गांधार से शुरू होता था। गांधार से शुरू होने के बाद ये जो उत्तर पथ है, ये तक्षशिला से होते हुए लाहौर तक जाता था, दिल्ली तक जाता था, प्रयाग तक जाता था और फिर प्रयाग से होते हुए ये जो उत्तर पथ है, ये वाराणसी तक जाता था, नालंदा तक जाता था, पाटलिपुत्र तक जाता था और फिर पाटलिपुत्र से होते हुए ये जो उत्तर पथ है, ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल तक जाता था और ताम्रलिप्ति पे जाके ये जो उत्तर पथ है, ये उत्तर पथ खत्म हो जाता था। ये जो उत्तर पथ है, इसके हिमालयन सेक्शन को क्या बुलाया जाता था? इसके हिमालयन सेक्शन को हिमवत पथ बुलाया जाता था। ये जो उत्तर पथ है, इसके हिमालयन सेक्शन को क्या बुलाया जाता था? हिमवत पथ बुलाया जाता था। ये जो उत्तर पथ है, इसके ऊपर एक बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर देखने को मिलता था और वो जो सिग्निफिकेंट फीचर है, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको कोश मीनार्स बुलाया जाता था। बेसिकली ये जो उत्तर पथ है, इसके ऊपर बहुत सारे मीनार्स देखने को मिलते हैं और दो मीनार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो होता है 1 कोस के बराबर, वो होता है 2 माइल्स के बराबर और यहीं से इन मीनार्स को क्या बुलाया गया? कोश मीनार्स बुलाया गया। बेसिकली जो ट्रेवलर्स हैं, उनको डिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया हो, उसके लिए ये जो कोश मीनार्स हैं, ये कोश मीनार्स बनाए गए थे। उत्तर पथ पे ये जो ग्रांड ट्रंक रोड वाला सेक्शन देखने को मिलता है, इस ग्रांड ट्रंक रोड वाले सेक्शन पे स्पेशली ये जो कोश मीनार्स हैं, ये कोश मीनार्स देखने को मिलती हैं। ये जो कोश मीनार्स हैं, इनकी खास बात क्या है कि दो मीनार्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वो 1 कोस के बराबर होता है, वो 2 माइल्स के बराबर होता है। और ये जो उत्तर पथ है, इसको बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट्स ने बेहद खूबसूरती से यूज किया। बुद्धिज्म के प्रोपोनेंट्स ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ये जो उत्तर पथ है, इस उत्तर पथ को यूज किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो उत्तर पथ है, ये कहां से शुरू होता है? गांधार से शुरू होता है। गांधार से शुरू होने के बाद ये जो उत्तर पथ है, ये तक्षशिला से होते हुए लाहौर तक जाता है, दिल्ली तक जाता है, प्रयाग तक जाता है, वाराणसी तक जाता है, नालंदा तक जाता है, पाटलिपुत्र तक जाता है और फिर पाटलिपुत्र से होते हुए ये जो उत्तर पथ है, ये ताम्रलिप्ति पे जाके खत्म हो जाता है। ये जो उत्तर पथ है, इसके हिमालयन सेक्शन को क्या बुलाया जाता है? इसके हिमालयन सेक्शन को हिमवत पथ बुलाया जाता है। और ये जो उत्तर पथ है, इसके ऊपर कोश मीनार्स देखने को मिलते हैं और ये जो कोश मीनार्स हैं, इनकी खास बात क्या है कि दो मीनार के बीच में जो डिस्टेंस है, वो 1 कोस के बराबर होता है, 2 माइल्स के बराबर होता है। अगर बात करें दक्षिण पथ के बारे में, तो ये जो दक्षिण पथ है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता था? ये शुरू होता था वाराणसी से। दक्षिण पथ कहाँ से शुरू होता था? वाराणसी से शुरू होता था और वाराणसी से शुरू होने के बाद ये जो दक्षिण पथ है, ये उज्जैन तक जाता था, नर्मदा वैली तक जाता था और फिर उज्जैन से होते हुए ये जो दक्षिण पथ है, ये प्रतिस्थाना तक जाता था। बेसिकली एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था अशमाका। अशमाका महाजनपद में एक जगह हुआ करती थी प्रतिस्थाना। प्रतिस्थाना जो है, वो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में एक जगह हुआ करती थी। ये जो दक्षिण पथ है, ये प्रतिस्थाना तक जाता था। इनफैक्ट ये जो दक्षिण पथ है, ये फिर
चोलाज, चेराज और पांड्यास के किंगडम में जो रोड्स हुआ करती थी उन रोड्स को भी कनेक्ट करता था। तो ये जो दक्षिण पथ है ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता था? ये ऑरिजिनेट होता था वाराणसी से। वाराणसी से ऑरिजिनेट होने के बाद ये जो दक्षिण पथ है ये उज्जैन तक जाता था, नर्मदा वैली तक जाता था और फिर उज्जैन से होते हुए ये जो दक्षिण पथ है ये प्रतिस्तना तक जाता था। इनफैक्ट ये जो दक्षिण पथ है ये चोलास, चेरास और पांड्यास के किंगडम में जो रोड्स हुआ करती थी उन रोड्स को भी कनेक्ट करता था। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो उत्तर पथ है और ये जो दक्षिण पथ है ये दोनों कहाँ पे मिलते थे? ये दोनों प्रयाग वाराणसी पे मिलते थे। ये जो उत्तर पथ है और ये जो दक्षिण पथ है ये दोनों कहाँ पे मिलते थे? ये दोनों प्रयाग वाराणसी पे मिलते थे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपीबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। और हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कॉमर्स में, हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज में। अच्छा, इंडो रोमन ट्रेड की कहानी हम शुरू करें उससे पहले रेड सी और इंडिया के बीच में जो लिंक्स हैं वो बेहद पुराने टाइम से देखने को मिलते हैं और इसकी जानकारी हमें एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट में भी मिलती है और लैटिन टेक्स्ट में भी मिलती है। तो रेड सी और इंडिया के बीच में जो लिंक्स हैं वो बेहद पुराने टाइम से देखने को मिलते हैं और ये जो रूट है ये फ्लरिश करेगा फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ये जो रेड सी और इंडिया के बीच में रूट है ये फ्लरिश करने की शुरुआत करेगा फर्स्ट सेंचुरी बीसी से। ये पूरी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट में मिलती है। लेकिन ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई लगभग 30 बीसी के आसपास, जब रोमन एम्पायर को अगस्तस ने स्टैब्लिश किया। तो अगस्तस के अंडर ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसकी शुरुआत हुई कब? लगभग 30 बीसी के आसपास। और ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसके रूट्स क्या हुआ करते थे? कारवा रूट्स को फॉलो किया जाता था। बेसिकली एशिया माइनर से होते हुए, मिडिल ईस्ट से होते हुए, रेड सी के थ्रू ये जो इंडो रोमन ट्रेड है ये इंडो रोमन ट्रेड होती थी। ये जो एशिया माइनर है ये कौन सा रीजन होता था? बेसिकली ये जो टर्की वाला रीजन है, या फिर और प्रिसाइजली बोलें तो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो रीजन है उसी को क्या बुलाया जाता था? उसी को एशिया माइनर बुलाया जाता था। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि रेड सी और इंडिया के बीच में ये जो रूट है, ये जो लिंक है, ये बेहद पुराने टाइम से देखने को मिलता है और इसकी जानकारी हमें एंशिएंट ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट से मिलती है। लेकिन ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत लगभग 30 बीसी के आसपास हुई। और ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसको किया जाता था कारवा रूट्स के थ्रू। एशिया माइनर से शुरू होते थे ट्रेडर्स, मिडिल ईस्ट से होते हुए रेड सी के थ्रू ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इस इंडो रोमन ट्रेड को कंक्लूड किया जाता था। अच्छा, ये जो रोमन्स हैं, इन रोमन्स ने किन चीजों की डिमांड की? रोमन्स ने पेपर की डिमांड की, स्पाइसेस की डिमांड की, पर्ल्स की डिमांड की, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की डिमांड की और टेक्सटाइल्स की डिमांड की। और इनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। तो रोमन्स ने साउथ एशिया से भी इंपोर्ट करने की शुरुआत की। किन चीजों की डिमांड्स कर रहे थे रोमन्स? पेपर की कर रहे थे, स्पाइसेस की कर रहे थे, पर्ल्स की कर रहे थे, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की कर रहे थे और टेक्सटाइल्स की कर रहे थे। ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसकी इन डिटेल जानकारी इन फॉलोइंग किताबों में, इन फॉलोइंग टेक्स्ट में देखने को मिलती है। कौन कौन से टेक्स्ट हैं? एक जोग्राफर हुए जिनका नाम था स्ट्रैबो, और स्ट्रैबो ने एक किताब लिखी जोग्राफिका। और ये जो जोग्राफिका नाम की किताब है इसमें बात की गई है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। इसके अलावा एक और इंसान हुए प्लिनी, और प्लिनी ने एक किताब लिखी नेचुरल हिस्टोरिया। ये जो नेचुरल हिस्टोरिया है इसमें भी प्लिनी ने बात की इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। एक बेहद फेमस किताब है पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी,
और ये जो पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी है, इसमें इन डिटेल बात की गई है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। एक और बड़े फेमस ज्योग्राफर हुए पॉट लेमी, और पॉट लेमी ने एक किताब लिखी ज्योग्राफी, और पॉट लेमी ने भी अपनी इस किताब ज्योग्राफी में बात की इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। तो ये जो इंडो रोमन ट्रेड है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी इन किताबों में मिलती है। कौन कौन सी किताबें? स्ट्रेबो की एक किताब है ज्योग्राफिका, प्लिनी की एक किताब है नेचुरल हिस्टोरिया, फिर एक किताब है पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी, और पॉटलेमी की एक किताब है ज्योग्राफी। इनफैक्ट इंडियन हार्बर्स के बीच में और मेडिटेरियन पोर्ट्स के बीच में एनिमल ट्रेड के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इंडियन हार्बर्स के बीच में और मेडिटेरियन पोर्ट्स के बीच में एनिमल ट्रेड भी हो रहा था, इसके भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सवाल आता है कि ये जो इंडो रोमन ट्रेड है, इस इंडो रोमन ट्रेड में कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। अगर बात करें रोमन पोर्ट्स के बारे में, तो एक आर्सेनो पोर्ट था, एक बेरी नाइस पोर्ट था, एक म्यूस हॉर्मोस पोर्ट था। आर्सेनो पोर्ट, बेरी नाइस पोर्ट और म्यूस हॉर्मोस पोर्ट, ये वो रोमन पोर्ट्स थे जो कि इन्वॉल्व थे, जो कि एसोसिएटेड थे इस इंडो रोमन ट्रेड के साथ में। लेकिन ये जो रोमन पोर्ट्स हैं, ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनल पोर्ट्स। वो रीजनल पोर्ट्स जो कि इन्वॉल्व थे इस इंडो रोमन ट्रेड में। कौन कौन से रीजनल पोर्ट्स थे? एक था बारबरिकम पोर्ट। ये जो बारबरिकम पोर्ट था, ये देखने को मिलता था कराची में। बारबरिकम पोर्ट के अलावा एक सोनागोर पोर्ट था और एक बैरी गाजा पोर्ट था। सोनागोर पोर्ट और बैरी गाजा पोर्ट ये देखने को मिलते थे गुजरात के भरूच वाले रीजन में। और इसके अलावा एक मुजरिस पोर्ट था, एक कावेरी पट्टनम पोर्ट था और एक अरिका मेदु पोर्ट था। ये जो मुजरिस पोर्ट है, ये जो कावेरी पट्टनम पोर्ट है और ये जो अरिका मेदु पोर्ट है, ये देखने को मिलते थे तमिलनाडु में। ये जो रीजनल पोर्ट्स हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में रखना। वो रीजनल पोर्ट्स जो कि इंडो रोमन ट्रेड में इन्वॉल्व थे, कौन कौन से थे? एक बारबरिकम पोर्ट था जो कि कहाँ पे देखने को मिलता था? कराची में देखने को मिलता था। इसके अलावा एक सोनगोर पोर्ट था और एक बैरी गाजा पोर्ट था। ये कहाँ पे देखने को मिलते थे? ये गुजरात के भरूच वाले रीजन में देखने को मिलते थे। और इनके अलावा एक मुजरिस पोर्ट था, एक कावेरी पट्टनम पोर्ट था और एक अरिका मेदु पोर्ट था। ये कहाँ पे देखने को मिलते थे? ये तमिलनाडु में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट ये जो मुजरिस था, इट वॉज अ मेजर ट्रेड सेंटर बिटवीन चेरास एंड रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर और चेरा किंगडम के बीच में मेजर ट्रेड का सेंटर हुआ करता था मुजरिस। और ये जो मुजरिस मेजर ट्रेड सेंटर हुआ करता था, ये जो चेरास और रोमन एम्पायर के बीच में सिग्निफिकेंट ट्रेड देखने को मिल रहा था, इसका एविडेंस पटनम टाउन में भी देखने को मिलता है। पटनम टाउन में लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स और एम्फोरे को डिस्कवर किया गया है। एम्फोरे बेसिकली रोमन्स के जग को बुलाया जाता था। तो पटनम टाउन में लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स और एम्फोरे को डिस्कवर किया गया है, और ये एविडेंस है कि रोमन एम्पायर और चेरास के बीच में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड देखने को मिल रहा था। एक किताब है पेरिप्लस मैरिस इरेथेरिया। ये जो किताब है पेरिप्लस मैरिस इरेथेरिया, इसमें बात की गई है एक मार्केट प्लेस के बारे में, एक मार्केट के बारे में। और ये जो मार्केट है, इस मार्केट को क्या बुलाया गया है? पोडू के बुलाया गया है। इस मार्केट प्लेस को क्या बुलाया गया है? पोडू के बुलाया गया है। और ऐसा पॉसिबल है कि ये जो पोडू के मार्केट प्लेस है, ये अरिका मेदु में लोकेटेड हुआ करता था। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, अभी तक हमने क्या देखा उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक तो हमने ये देखा कि ये जो उत्तर पथ है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता था। ये जो उत्तर पथ है, ये गांधार से शुरू होता था और तामरा लिप्ति पे आके खत्म हो जाता था। ये जो उत्तर पथ है, इसके हिमालयन सेक्शन को क्या बुलाया जाता था? हिमवत पथ बुलाया जाता था। और ये जो उत्तर पथ है, इस पे एक सिग्निफिकेंट फीचर के तौर पे कोश मीनार्स देखने को मिलते थे। दूसरा हमने बात की दक्षिण पथ के बारे में। ये जो दक्षिण पथ है, ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखने को मिलता था। ये जो दक्षिण पथ है, ये वाराणसी से शुरू होता था और फिर उज्जैन तक जाता था, फिर उज्जैन से होते हुए परिस्थना तक जाता था, और फिर अल्टीमेटली ये जो दक्षिण पथ है, ये चोलास, चेरास और पांड्यास के किंगडम में जो रोड्स हुआ करती थी, उनको भी कनेक्ट करता था। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये जो उत्तर पथ है और ये जो दक्षिण पथ है, ये दोनों कहाँ पे मिलते थे? ये दोनों प्रयाग वाराणसी में मिलते थे। इसके बाद हमने इंडो रोमन ट्रेड के बारे में पढ़ा। और ये जो इंडो रोमन ट्रेड है, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत
30 बीसी के आसपास से हुई। रोमन्स ने किन चीजों की डिमांड रखी? पेपर की डिमांड रखी, स्पाइसेस की डिमांड रखी, पर्ल्स की डिमांड रखी, सेमी प्रेशियस स्टोन्स की डिमांड रखी और टेक्सटाइल्स की डिमांड रखी। ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसकी कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी किन टेक्स्ट में मिलती है? एक स्ट्रेबो ने किताब लिखी ज्योग्राफिका, एक प्लिनी ने किताब लिखी नेचुरल हिस्टोरिया, एक और किताब है पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी और एक पॉटलेमी ने किताब लिखी ज्योग्राफी। ये वो टेक्स्ट हैं जिनमें इन डिटेल जानकारी मिलती है इंडो रोमन ट्रेड के बारे में। इनफैक्ट इंडियन हार्बर्स और मेडिटेरियन पोर्ट्स के बीच में एनिमल ट्रेड हुई इसके भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। वो पोर्ट्स जो कि इंडो रोमन ट्रेड में इन्वॉल्व थे वो कौन कौन से थे? अगर रोमन पोर्ट्स की बात करें तो एक आर्सिनो पोर्ट था, एक बेरीनाइस पोर्ट था और एक म्यूस हॉर्मोस पोर्ट था। रीजनल पोर्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रीजनल पोर्ट्स कौन कौन से थे? एक बारबरिकम पोर्ट था जो कि कराची में देखने को मिलता था। इसके अलावा एक सोनगोर पोर्ट और बैरीगाजा पोर्ट था जो कि गुजरात के भरूच वाले रीजन में देखने को मिलता था। और इसके अलावा एक मुजरिस पोर्ट था, एक कावेरीपट्टनम पोर्ट था और एक अरिकामेदु पोर्ट था जो कि तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट ये जो मुजरिस है इट वॉज अ मेजर ट्रेड सेंटर बिटवीन चेरास एंड रोमन एम्पायर। पटनम टाउन में लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स और एम्फोरे को डिस्कवर किया गया है और ये एविडेंस है कि रोमन एम्पायर के साथ में एक सिग्निफिकेंट ट्रेड देखने को मिलता था। एक किताब है पेरिप्लस मैरिस इरेथेरिया। इस किताब में बात की गई है एक मार्केट प्लेस के बारे में जिसे बुलाया गया है पोडुके और ये भी एविडेंस है कि एक सिग्निफिकेंट ट्रेड देखने को मिल रहा था, कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी। अच्छा, ये जो इंडो रोमन ट्रेड है ये इंडो रोमन ट्रेड बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड हुआ करता था, लेकिन मिड 3rd सेंचुरी आते आते ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला और डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में क्राइसिस की शुरुआत हुई और इन क्राइसिस की वजह से मिड 3rd सेंचुरी में ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आया कि रोम और इंडिया के बीच में ये जो सी रूट हुआ करता था इसको ही क्लोज कर दिया गया। एक तरफ तो रोमन एम्पायर में क्राइसिस देखने को मिल रहे थे और दूसरी तरफ सेकेंड हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी में इंडिया के ऊपर हुण इन्वेजन हुआ और ये जो हुण इन्वेजन है इसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड था यूरोप के साथ में, इंडिया का जो ट्रेड था सेंट्रल एशिया के साथ में, वो पूरे तरीके से डैमेज हो गया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि ये जो फ्लरिशिंग इंडो रोमन ट्रेड हुआ करता था ये इवेंचुअली डिक्लाइन हुआ और डिक्लाइन करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन फिर मॉनसून विंड्स को डिस्कवर किया गया और जैसे ही मॉनसून विंड्स को डिस्कवर किया गया तो ट्रेडर्स को बड़ा फायदा हुआ। जब तक मॉनसून विंड्स की जानकारी नहीं थी तब तक ट्रेडर्स के लिए लंबे चौड़े शिप्स को लेके जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब मॉनसून विंड्स को डिस्कवर किया गया तो ट्रेडर्स ने बड़े बड़े शिप्स को बनाने की शुरुआत की। बिकॉज अब विंड्स के सहारे से ये जो ट्रेडर्स हैं ये बड़े बड़े शिप्स को लेके जा सकते थे और बड़े शिप्स को लेके जाने का मतलब क्या है कि ज़्यादा ट्रेड है, ज़्यादा मर्केंडाइज, ज़्यादा आइटम्स को एक्सचेंज किया जा रहा है। बड़े शिप्स को लेके जाने का मतलब क्या है कि कॉमर्स जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और इस फेज के दौरान पेपर ट्रेड के ऊपर चेराज ने अपनी मोनोपोली को स्टेब्लिश किया और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर कोई किंगडम या कोई रीजन पूरे तरीके से अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर ले, लेकिन चेराज ने ऐसा किया। चेराज ने पेपर ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली को स्टेब्लिश किया। इसी फेज के दौरान पर्ल ट्रेड के ऊपर ज्यादातर कंट्रोल किसका था? पांड्यास का था। लेकिन ध्यान देना, पांड्यास का ज्यादातर कंट्रोल था पर्ल ट्रेड के ऊपर, मोनोपोली नहीं थी। लेकिन ये जो पेपर ट्रेड है इसके ऊपर चेरास की मोनोपोली थी। इनफैक्ट इंडिया और रोम के बीच में ये जितना भी ट्रेड हो रहा था इस ट्रेड में एक जो इंपॉर्टेंट आइटम था वो क्या था? वो था ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर कितना इंपॉर्टेंट था ये आपको आगे समझ में आएगा। संगम लिटरेचर में बात की गई है कि जो ग्रीक मर्चेंट्स हुआ करते थे वो ब्लैक पेपर को खरीदने के लिए गोल्ड में पेमेंट किया करते थे। सोचो ब्लैक पेपर कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम हुआ करता था। ये जो इंडो रोमन ट्रेड है इस इंडो रोमन ट्रेड में इंडिया और रोम के बीच में बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट किया गया और बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से रोम तक
किन किन आइटम्स को एक्सपोर्ट किया गया, इंडिया कौन कौन से आइटम्स को रोम तक एक्सपोर्ट करता था? एक जिंजर, दूसरा कार्डमम, इसके अलावा शिप बिल्डिंग के लिए वेरियस टाइप के वुड्स, और इसके अलावा फर्नीचर के लिए रोजवुड, ब्लैकवुड, इवोनी, सैंडलवुड। इन सभी चीजों को इंडिया से रोम तक एक्सपोर्ट किया जाता था। कौन कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था? जिंजर, कार्डमम, वुड्स फॉर शिप बिल्डिंग, सैंडलवुड, इवोनी, ब्लैकवुड एंड रोजवुड फॉर फर्नीचर। और ऐसे कौन कौन से आइटम्स थे जिनको इंडिया रोम से इंपोर्ट करता था? इंपोर्टेड आइटम्स कौन कौन से थे? ग्लासवेयर, लैम्प्स, कोरल्स एंड वाइन। इंपोर्ट किन किन आइटम्स को किया जाता था? ग्लासवेयर, लैम्प्स, कोरल्स एंड वाइन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो ये याद रखो कि पेपर ट्रेड के ऊपर चेराज ने अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश किया। दूसरा ये याद रखो कि ब्लैक पेपर वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड आइटम बिटवीन इंडिया एंड रोम। और तीसरा याद रखो कि इंडिया से किन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था और इंडिया किन चीज़ों को इंपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट किन चीज़ों को किया जाता था? जिंजर, कार्डमम, वुड्स फॉर शिप बिल्डिंग, सैंडलवुड, इवोनी, ब्लैकवुड और रोजवुड फॉर फर्नीचर। और इंपोर्ट किन चीज़ों को किया जाता था? ग्लासवेयर, लैम्प्स, कोरल्स और वाइन। और इसके साथ ये जो इंडो रोमन ट्रेड है, इस इंडो रोमन ट्रेड की बातचीत खत्म हो गई। किताब में एक बॉक्स के अंदर दो तीन टर्म्स और दिए हैं, उन दो तीन टर्म्स को और देख लेते हैं। एक है मुजरिस पेपिरस। मुजरिस पेपिरस ये बेसिकली लोन एग्रीमेंट हुआ करता था बिटवीन फाइनेंसर ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड मर्चेंट फॉर एक्सपेडिशन टू मुजरिस। मुजरिस पे जो ट्रेड के पर्पज से रोम से मर्चेंट्स आया करते थे, उन मर्चेंट्स के बीच में और अलेक्जेंड्रिया जो कि रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, अलेक्जेंड्रिया के फाइनेंसर और मर्चेंट्स के बीच में जो लोन एग्रीमेंट हुआ करता था, उस लोन एग्रीमेंट को ही क्या बुलाया जाता था? मुजरिस पेपिरस बुलाया जाता था। फिर इसके अलावा एक टर्म और है, प्यूटिंगर टेबल। और प्यूटिंगर टेबल क्या हुआ करती थी? बेसिकली जो एंशिएंट रोमन रोड मैप हुआ करते थे, बेसिकली जो एंशिएंट रोम के अंदर रोड्स हुआ करती थी, उनका एक मैप तैयार किया गया था। ये जो मैप है इसी को क्या बुलाया जाता था? इसी को पुटिंगर टेबल बुलाया जाता था। और इसके अलावा एक पंप पोहार नाम की सिटी है तमिलनाडु में, एक पंप पोहार नाम की सिटी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसकी जानकारी, इसका रेफरेंस तमिल एपिक मनी मेकलाई में देखने को मिलता है। मनी मेकलाई नाम का जो तमिल एपिक है उसमें बात की गई है पंप पोहार के बारे में, और बताया गया है कि ये जो पंप पोहार है इसके कमर्शियल लिंक्स हुआ करते थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ में और इजिप्ट के साथ में। तो ये जो दो तीन टर्म्स हैं, इन दो तीन टर्म्स को भी याद रखना। एक है मुजरिस पेपिरस, बेसिकली ये लोन एग्रीमेंट हुआ करता था बिटवीन द फाइनेंसर ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड मर्चेंट फॉर एक्सपेडिशन टू मुजरिस। दूसरा टर्म है प्यूटिंगर टेबल। जो एंशियंट रोमन रोड मैप्स हुआ करते थे उन्हीं को क्या बुलाया जाता था? उन्हीं को प्यूटिंगर टेबल बुलाया जाता था। और पंपवार तमिलनाडु में एक सिटी है, इसका रेफरेंस तमिल एपिक मनी मेकलाई में देखने को मिलता है। और मनी मेकलाई में बताया गया है कि ये जो पंप वार है इसके कमर्शियल लिंक्स हुआ करते थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ में और इजिप्ट के साथ में। और इसके साथ आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।